नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग क्लास। काफ़ी दिन बाद हम ये क्लास कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग वाली। जरूरी था, कई लोगों ने कमेंट किया था कि यूपी का जो बिल आया है, पॉपुलेशन बिल, जिसमें टू चाइल्ड पॉलिसी की बात हो रही, उसका यूपीएससी के एग्जाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या यूपीएससी एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाली है, या सिर्फ स्टेट एग्जाम में दिक्कत होगी, या ये पैन इंडिया क्यों लागू नहीं हो रहा है। इन सबको हम समझेंगे इस क्लास में। यूपी गवर्नमेंट इसको क्यों लेकर के आ रही है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं। ऐसा नहीं है कि वो थोप रही है, तो बस इनके पीछे क्या कारण है इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट टू चाइल्ड पॉलिसी हमें समझना है, और हमारा जो फोकस होगा वो इस पर होगा कि क्या जॉब्स में इसके लिए कोई दिक्कत होगी, और जो दिक्कत होगी वो क्या हो सकती है, उस पर हम मेन फोकस करेंगे। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ कि ये 11 जुलाई को एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया राज्य विधि आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? राज्य विधि आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा। अभी वर्तमान में जो एक कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है, उसके जो हेड हैं वो आदित्यनाथ मित्तल है। ठीक है, जो है पूर्व जज हैं आदित्यनाथ मित्तल, उन्होंने ही ये ड्राफ्ट तैयार किया है। और ये ड्राफ्ट किसके किसके द्वारा दिया गया है? राज्य विधि आयोग के द्वारा। देखिए, ड्राफ्ट और बिल में अंतर होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है, ये अभी जो आया है ये फाइनल बिल नहीं है, ये अभी विधानसभा में पेश होने नहीं जा रहा है। जो ड्राफ्ट आया है उसमें आपके सुझाव भी मांगे गए हैं, और 19 जुलाई, आज जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लास्ट डेट है अपना राय देने के लिए। ठीक है, 11 जुलाई को इसको अपलोड किया गया गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, लोगों को बताया गया। जैसे होता नहीं है कि लोकतंत्र में आपको जनता का भी राय लेना होता है, विपक्षी पार्टियों का भी राय लेना होता है, और जो एक्सपर्ट हैं उनका भी राय लेना होता है। तो भले ही आपके कमेटी में एक्सपर्ट हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक्सपर्ट हैं। तो इसीलिए इसको 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन रखा गया कि आप इस पर विचार विमर्श कीजिए, अपने सुझाव, अपने राय, अपने तर्क आप प्रस्तुत कीजिए। और उसके लिए टाइम दे दिया गया कि 19 जुलाई तक आपको ये सारी चीज़ उपलब्ध करवा देंगे। तो जिनको शिकायत करनी थी उन्होंने शिकायत किया होगा, ऑनलाइन उसकी सुविधा थी। उस पर राज्य विधि आयोग विचार करेगा, और उसके बाद में एक बिल तैयार होगा जिसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। और जब विधानसभा से वो पास हो जाएगी तो विधान परिषद का जो है पास कराने के बाद में राज्यपाल के सिग्नेचर होते ही वो पॉलिसी लागू हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अभी ये प्रोसेस पूरा नहीं नहीं हुआ है, लेकिन ये मान के चलिए कि ये 100% ये पॉलिसी लागू होगा। और इसके पीछे रीजन ये है कि सरकार की मंशा स्पष्ट हो चुकी है, और अगर सरकार की मंशा स्पष्ट है तो उसके पास संख्या है तो इस बिल को पास करवा लेगी। ठीक है, तो ये बिल आप पास समझिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है, क्या जरूरत पड़ गई यूपी में ही, या कुछ और आसाम में। जैसा कि हेमंत जो वहाँ के जो है आसाम के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने सबसे पहले इसकी बात की थी, उसके बाद में यूपी ने उसको फॉलो किया। तो अभी कुछ स्टेट इसकी बात कर रहे हैं, कुछ स्टेट बिल्कुल इस पर बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि नीतीश कुमार ने डिनाई कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। या बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसको केंद्र सरकार क्यों लागू नहीं कर रही है। उसको तो केंद्र सरकार को लागू कर देना चाहिए कि पूरे भारत में कोई भी यूनियन टेरिटरी हो, कोई भी स्टेट हो, छोटा बड़ा हो, सब पे लागू होगा। तो वो लॉजिकल नहीं है, और वो लॉजिकल क्यों नहीं है उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो देखिए, 11 जुलाई जो है ये आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। कब से? 1989 से। और ये किसने शुरू किया? यूएनडीपी। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाए जाने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि जनसंख्या पर लोगों का ध्यान जाए, जहां पर पॉपुलेशन घट रहा है उसको बढ़ाया जाए, और जहां पर वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है उसको मैनेज किया जाए। जनसंख्या कम होना भी अच्छा नहीं होता है, जनसंख्या का अधिक होना भी अच्छा नहीं होता है। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है, इंडिया का जो एरिया है, जो उसका क्षेत्रफल है, वो पूरे विश्व का 2 समथिंग है। ठीक है, 2% से थोड़ा सा ज्यादा है। जबकि जो पॉपुलेशन है 2011 के जनगणना के अनुसार वो करीब 16% कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि जो आपका क्षेत्रफल है, जो एरिया है,
तो केवल आप 2% समथिंग कंट्रीब्यूट करते हैं पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का, और 16% पॉपुलेशन आप कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब कि जो आपके संसाधन है उनके ऊपर दबाव ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है। अच्छा, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो उससे दिक्कत क्या होंगी? बहुत सारी दिक्कत होंगी। जैसे आप जो सोशल वेलफेयर की स्कीम बनाएंगे वो एकदम फ्लॉप हो जाएंगे। जैसे हमारी सरकार सोच भी ले कि हम सबको पैसे दे देंगे, सबके हेल्थ की सुविधा कर देंगे, सबको स्कूल की सुविधा कर देंगे, भाई बहुत पैसे लगने वाले हैं, कैसे कर पाएंगे आप? उतना संसाधन है ही नहीं आपके पास। आप पूरी जो है पृथ्वी को खोद डालिए, सारे सोना चांदी लोहा सब कुछ निकाल लीजिए, सारे कोयले का इस्तेमाल करके बिजली बना लीजिए, आप उनको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक लिमिट होता है, एक लिमिट से ऊपर आप उनको नहीं दे सकते हैं। इसीलिए मैनेज करने की जरूरत होती है। ठीक है, हाँ, घट जाने पे भी दिक्कत होगी, अभी उस पर हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या दिक्कत है और घटने से क्या क्या दिक्कत है। अच्छा, यूपी में अभी ये क्यों होने जा रहा है, इसके लिए आपको नीति आयोग का एक रिपोर्ट जानना होगा। अगर आप चाहें तो आप वेबसाइट खोल के पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक चीज होता है फर्टिलिटी रेट, ठीक ठीक है, फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब कि जो कपल हैं वो कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं, यानी कि जो एक यूनिट मान लीजिए कपल को, कि उनका बच्चों को पैदा करने का दर कितना है। ठीक है, तो वो वर्तमान में यूपी में 3.1 है। ठीक है, 3.1% है। बिहार की अगर आप बात करें तो बिहार में 3.3% है। और अगर आप पैन इंडिया की बात करें, पूरे भारत की बात करें, तो वो 2.2 के आसपास कहीं है। ठीक है, 2.2% के आसपास है। अच्छा, जो मानव वैज्ञानिक हैं, जो जनसंख्या पर एक्सपर्टीज रखते हैं, ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उनका मानना क्या है कि कोई पॉपुलेशन अपने आप को एज इट इज कब रिप्लेस करती है, जब उसका फर्टिलिटी रेट यानी कि उसका एफआर रेट 2.1, अगर 2.1 है तो वो अपने आप को रिप्लेस कर देगी। कहने का मतलब ये कि जितना अभी है 10 साल बाद आप देखेंगे तो उतना ही पॉपुलेशन होगा, यदि फर्टिलिटी रेट 2.1 है। समझ गए ना? अगर 2.1 से ज्यादा है तो संख्या बढ़ जाएगी, अगर उससे कम है तो संख्या घट जाएगी। ठीक है, तो 2.1 को आपको मेंटेन रखना है। अभी इंडिया, अभी मैं कह रहा था कि पैन इंडिया इसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, तो इसीलिए लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि पैन इंडिया की स्थिति खराब है पहले से ही। 2.2 का मतलब कि ऑलमोस्ट 2.1 के पास ही है वो। ठीक है, तो अभी जरूरत नहीं है इंडिया में कि पूरे भारत में आप पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ऐसे नियम बना दें, उसकी जरूरत नहीं है। और इसकी जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपने पड़ोसी चाइना को देखिए। चाइना ने 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाया और बहुत ही ब्रूटली उसको अपनाया, जबरदस्ती किया लोगों के साथ, लोगों को जबरदस्ती उनका अबॉर्शन करवा दिया, बहुत मतलब बहुत सारे जो है प्रताड़नाएं की। और वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट सरकार थी, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं था। लेकिन 2016 आते आते क्या हुआ कि उनका पॉपुलेशन, जो वृद्धों का पॉपुलेशन था, वो बढ़ गया। वहां पर युवाओं की कमी हो गई। अब युवाओं की जैसी कमी होगी, कार्य क्षमता की कमी हो जाएगी, क्योंकि आपको मिलिट्री पावर भी बनना है, आपको कंजम्पशन भी बढ़ाना है, आपको डिमांड भी क्रिएट करना है। ऐसे में आपको यंग पॉपुलेशन ज्यादा चाहिए होता है, नहीं तो आप इकोनॉमी में पीछे रह जाएंगे। चाइना ने देखा कि उसके वृद्धों की संख्या बढ़ रही है, युवा कम हो रहे हैं, इसलिए कार्यबल कम हो रहा है, कंजप्शन कम हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब टू चाइल्ड पॉलिसी हम अपनाएंगे। 2016 में तो फिर से टू चाइल्ड पॉलिसी पर आ गए, यानी कि उनको लगा कि अभी हमें पॉपुलेशन बढ़ाने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी चाइना से। चाइना की जब कोई खबर आती है तो उसकी जो है उसकी सच्चाई बहुत ज़्यादा कोई दावा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बहुत सारी बातें खुलकर सामने नहीं आती हैं। बस जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रट्टे होती हैं उनके अनुसार लोग आंकड़ा लगाते हैं। तो अभी कुछ आंकड़े से निकल करके आ रहे हैं कि वो 3 चाइल्ड पॉलिसी की ओर जा रहे हैं, और उसके पीछे रीजन ये है कि 1.6 के आसपास उनका एफआर है, यानी कि फर्टिलिटी रेट है। तो उनको मैनेज करना है 2.1 को। अभी पूरी दुनिया में पॉपुलेशन चाइना का ज्यादा है, तो आपके दिमाग में सवाल बन सकता है कि फिर वो क्यों बढ़ा रहे हैं अपना पॉपुलेशन? तो वो इसीलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको 2.1 को पाना है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको क्यों लागू करने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश
का जो एफआर रेट है यानी कि फर्टिलिटी रेट है वो 3.1% है, जिसे हमें कम करना है, सीधे सीधे 1% कम करना है। ठीक है, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर के आई है। उत्तर प्रदेश में आप 7-8 स्टेट को छोड़ दीजिए, बाकी सबका एफआर रेट 2.1 से नीचे है। साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो उनका भी नीचे है, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ भी कम है। ठीक है, बस ये आपका बिहार, यूपी, राजस्थान, दिल्ली या महाराष्ट्र के कुछ पार्ट जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, बाकी पैन इंडिया डेंसिटी कम है और जो एफआर रेट है वो 2.1 से नीचे है, इसलिए पूरे भारत में इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गई कि सरकार लेकर क्यों आ रही है, तो ये है बहुत बड़ा एक रीजन लाने का। अब जनसंख्या बढ़ने से होता क्या है, जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा, संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, ज़्यादा लोग नौकरी मांगेंगे यानी कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी। बेरोजगारों को अगर रोजगार आप नहीं दे पाएंगे तो क्राइम में वृद्धि होता है। ठीक है, क्योंकि खाली आदमी या खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। जब तक कोई आदमी इंगेज नहीं है इकोनॉमिकली, तब तक उसके अपराधी बन जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसे एक तो एज होता है कि आप अभी कार्यबल में नहीं आए। कार्यबल जो होता है वो 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के बीच में होता है, यानी कि आप 15 से 59 के बीच में है तो आप कार्यबल समझे जाते हैं। कार्यबल की श्रेणी में जब आप हैं और आपको काम नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है, तो आप इधर उधर घूमेंगे, हो सकता है कि आप क्राइम का रास्ता पकड़ लें। तो जनसंख्या वृद्धि कहीं ना कहीं अपराध को भी बढ़ाती है, बेरोजगारी को बढ़ाती है, संसाधनों पर अधिक दबाव होने से भुखमरी जैसी समस्या होती है, गरीबी होती है, ये सारी चीजें खुल करके सामने आती हैं। आप जब शहर और गांव में भी कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो गांव में जो बच्चे होते हैं उनको एसेट माना जाता है, संपदा माना जाता है। ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा काम करने वाले होंगे, ज्यादा कमाने वाले होंगे। इसीलिए एक थ्योरी है सोशियोलॉजी में कि जो जनसंख्या है वो गरीबी का कारण भी है और गरीबी का परिणाम भी है। ठीक है, तो गरीब आदमी क्या सोचता है कि 2-3-4 बच्चे होंगे, क्योंकि उसके पास ना तो हेल्थ केयर सिस्टम होता है। अगर एक बच्चा है और उसकी मृत्यु हो गई दवाई के अभाव में, तो फिर बच्चा कहाँ से लाएगा वो, इसलिए वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। दूसरा ये कि अगर 4 बच्चे हैं तो इकोनॉमिकली 4 बच्चे कंट्रीब्यूट करेंगे, खेत में काम करेंगे, बाहर से कमा के लेके आएंगे, तो उनका खर्चा पानी अच्छे से चलेगा। ऐसे में जो देहात क्षेत्र है वहां पर पॉपुलेशन को जो है बढ़ाते रहते हैं लोग, उसको सही मानते हैं। अब यहाँ पर जरूरत ये है, और ये जो बिल है सुंदर बिल है, अच्छा बिल है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये नहीं कहा गया कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें जो आगे लाइन लिखी गई है उसमें वेलफेयर की बात की गई है कि हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसीज बना रहे हैं, इसमें यह भी कहा गया है कि हम बस एक मोटिव आपके सामने रख रहे हैं और आपको कुछ प्रिविलेज दे रहे हैं, और जो लोग उसको नहीं मानते हैं उनको थोड़ा सा हम जो है मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप नहीं मानते हैं तो आपको सब्सिडीज नहीं मिलेंगी गवर्नमेंट की, आपको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेंगे, आपको राशन कार्ड पे राशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के छोटे छोटे आपके अमाउंट काटे जाएंगे। इससे क्या होगा, वो आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि आप पॉपुलेशन को कम करें। अच्छा, इसमें समस्याएं क्या हो सकती हैं, समस्याएं हेल्थ केयर सिस्टम हो सकता है। आप एक बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं तो हेल्थ केयर सिस्टम आपको उतना अच्छा करना पड़ेगा, तो इसमें बात की गई है। इसमें कहा गया है कि जो बच्चे होंगे उनके मुफ्त इलाज, मुफ्त बीमा की व्यवस्था की जाएगी, उनके एजुकेशन के लिए मुफ्त एजुकेशन किया जाएगा हायर एजुकेशन तक। तो ये सारे जो वेलफेयर के स्कीम हैं यदि उसके साथ लागू होते हैं तो ये पॉलिसी अच्छी है। अब हम बात करते हैं जो मुख्य मुद्दा है, जो हमारे स्टूडेंट सवाल पूछ रहे थे कि इसका एग्जाम पर या नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहली बात, मोटी बात यह समझ लीजिए कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होंगे, परीक्षाएं होंगी, उसमें कोई पाबंदी नहीं होगी। यानी कि ये जो नियम है ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, परीक्षाएं, नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए है। ठीक है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट में चाहते हैं नौकरी, उनको थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो तैयारी कर रहे थे, तो जो हमारी यूपीएससी के स्टूडेंट जो पूछ रहे थे कि यूपीएससी पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
तो अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जो स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के परीक्षाओं की तैयारी कर, जैसे यूपीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या समीक्षा अधिकारी या जो भी एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था ये है कि जो वर्तमान में जॉब में हैं उनका जॉब चलता रहेगा। अगर वो 212 पॉलिसी को मानते हैं तो उनको इंक्रीमेंट भी मिलेगा, उनका प्रमोशन भी होगा, सारी चीज़ें सुविधाएं उनको मिलती रहेंगी। 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर यदि कोई जॉब में है तो उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा और उसे बहुत सारी सुविधाएं जैसे सब्सिडी वगैरह है वो उनको नहीं मिलेगा। और जॉब में जो लोग होते हैं उनको बहुत सारी सब्सिडी मिलती भी नहीं है, लेकिन कुछ सब्सिडी तो सबको मिलती है, जैसे तेल की कीमतों में, गैस में बहुत सारी सब्सिडी मिलती है। तो उस पर जब पूरा ड्राफ्ट आखिरी बिल बन करके आएगा तो सारी चीजें उसमें मेंशन होंगी। ठीक है। इसके अलावा जो नए लोग जिन्हें अप्लाई करना है जॉब के लिए उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उनके ऊपर यह प्रभाव पड़ेगा कि जिनके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी पाने के हकदार नहीं होंगे। ये स्पष्ट जो है इसमें किया गया है, ये इसमें स्पष्ट किया गया है। ठीक है। बाकी जो जॉब में है उनको कोई दिक्कत नहीं है और सेंट्रल जॉब में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, वो चाहे यूपीएससी हो या यूपीएससी के अलावा बहुत सारे एग्जाम एसएससी है, इन सारे एग्जाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपका जो सवाल था, जो हमारे स्टूडेंट ने पूछा था कि नौकरियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो नौकरियों पर यही प्रभाव पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां आपको इजीली मिलेंगी। स्टेट गवर्नमेंट में आपके लिए दिक्कत यह है कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको इंक्रीमेंट और वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो नए हैं उनको 2 बच्चे ऊपर होने पर वो गवर्नमेंट सर्विस नहीं पा सकते हैं। ये जॉब पर असर पड़ने वाला है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा, समझ पाए होंगे। ठीक है। आगे हम मिलते रहेंगे, किसी नए स्किल की बात करेंगे, किसी नए मुद्दे की। बहुत बहुत धन्यवाद।